तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आपका एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के अंदर अकाउंटेंट या फिर आप जनरल के लिए या फिर डिपो के लिए आप जो पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो उसको हमें कैसे क्लियर करना है। बहुत ही सही तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो कैसे करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अकाउंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जबकि आप डिपो और उसमें देखोगे तो पेपर 1 ही है, तो उसको लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी रहती है, लेकिन अकाउंटेंट के लिए सिर्फ फेज़ 1 को क्लियर करना रहता है। अब देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका बैंकिंग नहीं रहेगा। मैं पहले ही बता दूं, इसका जो पैटर्न रहता है वो एसएससी टाइप का रहता है। क्योंकि एसएससी का पैटर्न क्या है, 25 इंग्लिश, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके। और सेम पैटर्न आपको यहीं पे देखने को मिलता है। मेरे पास 2015 का पेपर है, वो आप देखना। तो उसमें थोड़ा सा सिलेबस अलग चेंज था, क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग नहीं थी, उन्हें उसमें रीजनिंग थी, पर जो मैथ थी एनालिटिकल थी। ठीक है, जिसमें आपके डायग्राम वगैरह से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, जैसे डीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो वाले थी। लेकिन अब की बार जो है हमें मैथ दी हुई है, तो मैथ के जो अर्थमेटिक पोर्शन है और एक मेंसुरेशन का जो पोर्शन है वो आपसे पूछा जाएगा। जीके की बात करें तो जीके एज ए एसएससी के अंदर पूछा जाता है, वैसा ही जीके एनसीईआरटी आप फॉलो करके आप आराम से क्रैक कर सकते हो इसको। ठीक है, इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश पूछी जाती है आपको। आप पेपर देखोगे कि उसमें आपको बहुत आसान लगेगा। कुछ आपको मैं जो है इंग्लिश के कुछ सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और जो वन वर्ड है वो मैं आप लोगों को दूंगा, वो आपको रट्टा मार के जाना है। ठीक है, एनसीईआरटी। और अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी करनी है तो आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक्स उठाकर डेली पढ़ना शुरू कर सकते हो, ताकि आपके जो क्लोज टेस्ट वगैरह हैं वो आपके सही हो जाए, है ना। वैसे 25 ही क्वेश्चन आने हैं, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना। ग्रामर आपको पढ़ लेनी है, प्रीपोजिशन वगैरह वो उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि ये तो आपका पैटर्न रह गया। अब दो चीज़ें हैं, एक तो अकाउंट वाले स्टूडेंट है एंड एक क्या है, एक है जो जनरल की तैयारी करने वाले और डिपो की तैयारी करने वाले। इनके लिए जो पेपर 1 है वो अल्टीमेट पेपर है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अकाउंट वालों के लिए फेज़ 1 जो है वो सिर्फ क्लियर क्वालिफाइंग है, इसके आपके बाद में आपके नंबर नहीं ऐड होंगे। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो किससे बनेगा, पेपर 2 से बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो जिनका डिपो और जनरल है वो इस पेपर को ज़्यादा सीरियसली लेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न बैंकिंग नहीं रहता, एसएससी टाइप का बैंकिंग रहता, जो है इसका पैटर्न रहता है। और एक और बात बता दूं कि आपके साइंस के, ज्योग्राफी के और जो है आपकी हिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। सिलेबस की बात करें, सिलेबस आपके लिए क्या है, मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है फेज़ 1 के लिए, और आपका जीके है। ठीक है, ये है 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स, 25 मार्क्स। ठीक है, दोनों ही 25 मार्क्स के लिए। बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेगी। बस आपको यही टाइम देखना है, 15 मिनट यहाँ पे मिलेगी, 15 मिनट यहाँ पे मिलेगी और 15 मिनट यहाँ पे मिलेगी। देखिए, जनवरी के अंदर आपको पेपर होना है, जनवरी के अंदर। तो आप ये मानिए कि आपका सितंबर आधा पड़ा है। ठीक है, सितंबर 1/2 है, अक्टूबर आपके पास पूरा है, नवंबर आपके पास पूरा है, दिसंबर आपके पास पूरा है, और लगभग आपका जनवरी जो है आपके पास आधा है। तो आप ये मान सकते हो कि 4 मंथ का आपके पास टाइम रहेगा, 4 मंथ्स आपके पास रहेंगे। देखिए, जो पेपर जनरल और डिपो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पे आपकी मेरिट बनेगी। और जो अकाउंटेंट है उनको फेज़ 1 आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, तो लगभग 15 गुना मल्टीप्लाई करके आपके जो है पास किए जाते हैं। तो इजीली आप लोग पास हो जाओगे जो इसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। जैसे आप सीआई की जो तैयारी करेगा ना, उसका आराम से हो जाएगा। अगर फॉर्म भर के छोड़ दिया तो उसमें आपका नहीं हो सकता ना। तो 15-15 मिनट का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जीके जो है 3-4 भागों में बटा है। एक तो हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और आपको क्या पढ़ना है, जनरल साइंस। ये तो आपको लगभग 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके 20 क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स के आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये 25 मार्क्स का रहेगा आपका टोटल पैटर्न। यहाँ पे जीके इम्पोर्टेंट रोल इसलिए अदा करता है क्योंकि ये अभी 25 का है, लेकिन मेंस में आपका 45 का हो जाएगा। इसलिए आपको जीके पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे भी आपको बहुत बड़ा एक पोर्शन देता है। 120 में से 45, यानी आपका बहुत बड़ा एक पोर्शन हो जाता है, लगभग 1/4 से भी ज़्यादा। ठीक है, इस चीज़ को आपको कंटिन्यू रखना है।
पेपर 1 है उनके लिए तो ये इजी रहेगा कि आप ये करें, लेकिन इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। जो अकाउंटेंट वाले हैं उनको फेज़ 1 सिर्फ क्लियर करना है। फेज़ 1 के साथ साथ आपको कॉमर्स की तैयारी रखनी है, क्योंकि इसमें पेपर के बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो उसमें आपके जो 5 टॉपिक है जो कि बड़े रहते हैं, 60 क्वेश्चन उसमें, तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो इसके लिए आपको ये 4 टॉपिक के साथ साथ ये 5वां टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा कॉमर्स का। जीके की बात करें तो जीके के लिए मैंने बता दिया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और इकोनॉमिक्स और आपका करंट अफेयर। देखिए, ज्योग्राफी जो है लगभग आपको 10th क्लास तक पढ़नी है एनसीईआरटी। कौन सी क्लास से लेकर? 6 क्लास से लेकर 6 टू 10th क्लास तक। हिस्ट्री भी आपको 6 से 10th क्लास तक पढ़नी है, और साइंस 6 टू 10th क्लास तक, और इकोनॉमिक्स आपकी 11th 12th की। बस इतनी ही आपको चीज़ें पढ़नी है। अब देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ साइंस जो है, इसमें फिर आपको बाद में कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ पर आप जो है जनरल जो आप चीज़ें हम पढ़ते हैं उनको कर सकते हो। वैसे तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री के अंदर भी जो पीडीएफ वगैरह आप पढ़ना चाहते हो तो वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल पे, और इकोनॉमिक्स आपको हो जाएगी। साइंस सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बाकी कहीं से नहीं पढ़नी, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना आपको एनसीईआरटी के अलावा। ठीक है। सीए की बात करें तो लास्ट का जो 1 मंथ होगा उसके अंदर आपको सिर्फ मंथली पीडीएफ पढ़ लेनी है, जो आपके इवेंट्स होते हैं वो। ठीक है। 6 मंथ की जो भी पीडीएफ आती है वो आप फॉलो कर सकते हो लास्ट मंथ में। जैसे आपका जनवरी में होगा तो दिसंबर तक की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, दिसंबर तक की आपकी बहुत सारी जो है मैगजीन मिल जाएंगी, तो उनको ही आप फॉलो करें। अदरवाइज किसी को फॉलो ना करें। जीके के लिए जो है आप टाइम दिए, करंट अफेयर के लिए अभी टाइम ना दें। आगे देखते हैं मैथ और रीजनिंग। देखिए, मैथ रीजनिंग के अंदर डीआई के कुछ क्वेश्चन बना ले, और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको, देखिए, एक तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है आपकी स्पीड बूस्ट करने के लिए। ठीक है। उसका लिए एक पैटर्न होता है, उसको आपको फॉलो करना है। मैं मैथ का अलग से बता दूंगा। ठीक है। डीआई आपको करना है। डीआई के साथ देखिए, डीआई को सोल्व करने का सीधा सा मेथड यही है कि आप परसेंटेज पे पूरा फोकस करें। परसेंटेज जो टॉपिक है, और दूसरा क्या होगा आपका अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये जो 2-3 टॉपिक है उसको आप कर रहे हैं। कैलकुलेशन ही मैटर करती है डीआई में भी। सिर्फ आपको बोर्ड मास से आपका सोल्व हो जाता है ये। ठीक है। ये आपको करना है, और साथ में परसेंटेज आपको आनी चाहिए। परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारा डीआई जो है खेल ही परसेंटेज का होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो आ जाता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जो अर्थमेटिक पूरी है वो पूरी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं लेके चलना। मैंने देखा है 2015 का पेपर हार्ड लेवल नहीं आता। बस आपको समझना, अंडरस्टैंडिंग है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं कर क्लियर है, क्योंकि वो आपको अकाउंट्स में लेके जा रहे हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं। वो आपसे कुछ भी ऐसा बैंकिंग वाला नहीं करवा रहे, तो उनका जो मेन मोटो है वो उसके ऊपर रहता है। तो इसलिए आपको सिर्फ अर्थमेटिक आनी चाहिए। जैसे आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, आपका बोट एंड स्ट्रीम है, वर्क टाइम्स एंड वर्क है, मैंसुरेशन है आपका। ये सारी चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ऐसे जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है वो आपको सारे करने हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर देखिए पजल्स बहुत आसान होती है, सर्कुलर और लीनियर, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अगर कोई पजल हार्ड आती है तो उसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जितनी हार्ड आएगी पजल उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा, उसको आप छोड़ के दूसरे पे कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर बाकी सर्कुलर जो पजल आती है वो बहुत आसान आती है। और बेसिकली पजल तो आसानी आती है, आपकी जो लीनियर जो होती है डबल लाइंस वाली, आपका जो उनका साइड इधर उधर कर दे तब आपकी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो आपको एटलीस्ट जो है, एक तो सीरीज जितनी भी है वो आपको ज़्यादा पढ़ के जानी है। जितनी भी सीरीज बनती है जितने भी टाइप की, वो आपको थोड़ा सा फोकस में रखना है। दूसरी चीज़, आपको पजल्स जो है, आपको सर्कुलर पजल और लीनियर पजल, जैसे आपका एसएससी टाइप का रहता है तो उसमें इतना हार्ड नहीं आता। तो आपको सिंपली जो पजल बनती है वो आपको बना के जानी है। वैसे तो मैं सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा, बट फिर भी आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप जब अपने हिसाब से तैयारी करो तो आपको पता लग जाए कि हमें क्या पढ़ना है। आगे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वोकैब होती है। और वोकैब ऐसे तैयार नहीं होगी। वोकैब के लिए देखिए, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स दूंगा जो पीछे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उसमें से आपको सिनोनियम और एंटोनियम आपको याद करने हैं। ठीक है। 1 वर्ड आपको देना है। ये आपको एक लिस्ट मिलेगी, तो वो आपको बस कम से कम 10-15 बार रिवाइज करनी है।
मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को 500 वर्ड दिए, ठीक है, 500 500 आपके 1500 वर्ड हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें से आपको मतलब 20 कर लेने हैं। 20 करोगे तो 30 दिनों में आपके जो है ये ख़त्म हो जाएंगे आपके 25 दिनों में, ठीक है। और ये 25 दिनों में फिर आपको क्या करना है, 25 दिनों में ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको जो है इसका जो पैटर्न चेंज कर देना है। आपको लगभग जो है 40-40 जो है वर्ड एक एक दिन में सभी के याद करने हैं, ताकि रिवीजन में आ जाए। और जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, देखिए आप अगर मान लीजिए कि 500 वर्ड जो है 10 बार रिवीजन करते हो, तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, ये 500 वर्ड 1500 वर्ड आपके पक्के याद हो जाएंगे। अगर लेकिन आप भागते रहोगे कि 10 मैं यहाँ से कर लूँ, 20 वहाँ से कर लूँ, तो आपके ये 1500 भी नहीं याद होंगे। तो सीधा सा पैटर्न है कि आपको जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो 1500 वर्ड डेली रूटीन में लेके आओ और याद करके छोड़ दो, ठीक है। फिर रहता है पार्ट ग्रामर का, और ग्रामर ही ज़्यादा पूछी जाती है। वोकैब तो सिर्फ आपके कहाँ पे काम आती है, जब एरर वगैरह आती है या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आती है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो आप जो है जैसे पैसेज आपको समझ में आ रहा है तो आप कर लोगे आराम से, उसमें कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ग्रामर्स आपको पढ़नी है, ग्रामर्स के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। नीतू नीतू सिंह की जो बुक आती है वो आप कर सकते हो, पैरामाउंट की जो आती है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपको लगता है कि हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप कोई भी आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, जैसे 8 9 10th की, ठीक है, उसमें से एक बुक लो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। एक महीने तक पढ़ोगे, 1 मंथ में आप पढ़ोगे, तो उसमें आपको रीडिंग अच्छी हो जाएगी और जो है अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिल्ड हो जाएगी, तो इससे आपके क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। लेकिन आपको ये है कि ग्रामर्स के रूल्स थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, जो आपके जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, प्रीपोजिशन है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ईजी होती है, तो इनको तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सारा पैटर्न था जो मैंने आप लोगों को बताया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है उसका जो मेन फोकस होना चाहिए वो जीके और अकाउंट के ऊपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए ये जो आता है वो 120 नंबर का आता है जो मेंस में आता है, और ये 45 नंबर का आता है। तो लगभग 165 जो है यहीं से आते हैं। अगर यहाँ से अगर आप मान लीजिए कि 70-80 भी स्कोर करते हो, 70-80 भी स्कोर करते हो और यहाँ से 30-40 भी स्कोर करते हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है कि यहाँ से आप जो है 100-120 नंबर ला रहे हो। और जबकि आपको पता है कि 140 के आसपास जो है कट ऑफ बनती है, तो बाकी आपके 75 में से सिर्फ 75 में से 20 ही अंक लाने होते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है ना। जो स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे वही आपके एग्जाम्स में जो है आपको क्रैक करने में मदद करेगी। अदरवाइज आप मान लीजिए कि आपने पहला पेपर बहुत अच्छे से दिया, तो उसमें फेज़ 1 के अंदर सब कुछ तैयार है, तो वो फेज़ 2 में आपको काम आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अकाउंट नहीं पढ़ी साथ में, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फेज़ 2 में आप कितने भी मार्क करो, यहाँ से आपको 40% तो चाहिएंगे। 120 का 40%, 48 मार्क्स तो आपको वैसे ही चाहिएंगे। हाँ, तो इसमें आपको लगभग जो है मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है स्ट्रेटेजी आज की। और आपके जो भी कमेंट है मुझे ज़रूर बताएं, आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट करके बताइए। अदरवाइज़ तो कैसे ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। एक लाइक के लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अच्छी वीडियोज़ के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।